हो जाओ तैयार, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 बायोलॉजी का एक वायरल पेपर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 29 फरवरी को 12th बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर जाएंगे। और जो ये पेपर मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ ये 12th बायोलॉजी का एक वायरल पेपर है। 29 फरवरी को आपको ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, जो पेपर हम आपको बताते हैं वो गेस पेपर होते हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम यही पेपर आ जाए। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम एक भी क्वेश्चन चेंज ना रहे। मतलब हाँ, कुछ ज्यादातर क्वेश्चन आपके इस पेपर से आएंगे। तो अगर आपका भी टारगेट है कि इस बार हम बायोलॉजी में 70 लेकर आए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इस पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। देखिए सारे क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन भी लिख रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसको मैं अभी सॉल्यूशन के साथ सबको मैं बताऊंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी वायरल पेपर, लगभग पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा और बाकी की क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं, वो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोग एक दिन पहले भी इस पेपर को देख रहे हैं तो देख कर जाना, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना। देखो क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान, यहाँ पे आपको नाम अनुक्रमांक अपना लिखना होगा, यहाँ पे पेपर कोड लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे आपने अदर का पेपर दिया हिंदी का, वैसे ही यहाँ पे भी पेपर कोड लिखा रहता है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट टोटल रहेंगे। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ खास नहीं है, अभी मैं जो बताऊंगा आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक आइडिया भी बताऊंगा किस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और आपको ये भी पता है कि बायोलॉजी में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। सबसे पहले निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। मतलब जहां पे आपको फिगर बनाने को कहा जाए भैया फिगर बनाना है। चौथा, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो उसके सामने दिया गया। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 4 नंबर का रहेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में होता है। सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, लगभग 36 नंबर के भैया, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले उनको तैयार कर लीजिए, ताकि 3 नंबर के ही शायद आते हैं, उनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का देखो क्वेश्चन नंबर का, पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। यानी कि पुनरावृत्त सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, 1 नंबर का रहेगा। तो इसको हीकल जी ने प्रतिपादित किया था। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट होगा। ठीक है, खा देखो, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यता होते हैं। मतलब एलन के नियम के अनुसार जो स्तनधारी ठंडी जलवायु में रहते हैं उनमें क्या होता है सामान्यता। फर्स्ट है छोटे अंग और शरीर के उपांग, सेकंड है बड़े अंग और शरीर के उपांग, थर्ड है छोटे शरीर का आकार, फोर्थ है सभी अंग एवं उपांग समान आकार के होते हैं। नहीं, इसका राइट आंसर होगा छोटे अंग और शरीर के उपांग। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। मतलब एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले जो स्तनधारी हैं वो छोटे अंग उनके होते हैं और शरीर के उपांग भी छोटे होते हैं। गा देखो, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। बताइए किस विधि द्वारा हम डीएनए के खंडों की पहचान करते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक जो एसिड होता है उसके खंडों की हम पहचान करते हैं। फर्स्ट है नॉर्दर्न ब्लोटिंग से, सेकंड है सदर्न ब्लोटिंग से, थर्ड है वेस्टर्न ब्लोटिंग से, फोर्थ है इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा दूसरा, सदर्न ब्लोटिंग से। देखो डीएनए के खंडों की पहचान हम सदर्न ब्लोटिंग प्रोसेस द्वारा करते हैं। ठीक है, अगर डीएनए को खंडों में तोड़ दिया जाए। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। हमारे लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है भैया पारितंत्र का, मतलब खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें मनुष्य का स्थान कौन सा है। फर्स्ट है उत्पादक का, सेकंड है अपघटनकर्ता का, थर्ड है उपभोक्ता का, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग उपभोक्ता हैं। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑब्जेक्टिव में टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव काखा गागा 4 नंबर आपको इसके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव तो हमारा हो गया। अब चलते हैं जो हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न आता है, मतलब 1-1 नंबर के डेफिनेट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन टाइप के। देखो निश्चित उत्तरीय प्रश्न ये भी 1-1 नंबर के रहेंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत कम शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिए अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें दूसरे का देखो क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। मतलब मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया था। ठीक है, जैसे उन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे तो उन्होंने 7 लक्षणों का टोटल चुनाव किया
तथा किन्हीं 4 लक्षणों को आपको लिखना है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे निश्चित करिएगा का वाला आंसर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। मैं आपको 4 बता देता हूँ। सबसे पहला है पुष्पों का रंग। देखो जो मटर का पौधा होता है उसके पुष्प का रंग जो है बैगनी, ये प्रभावी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तथा सफेद जो है ये अप्रभावी होता है। मतलब बैगनी रंग का अगर पुष्प है तो ये प्रभावी होगा, और जो सफेद रंग का पुष्प है ये अप्रभावी होगा। ठीक है, दूसरा है बीज का रंग। देखो आप लोगों ने देखा होगा मटर हरा भी होता है, और जब वो सूख जाता है तो पीला हो जाता है। ठीक है, तो हरा जो है वो प्रभावी होगा तथा पीला जो है वो अप्रभावी होगा। तीसरा है पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई पर भी डिपेंड करता है। देखो लंबा अगर है तो प्रभावी है तथा बौना जो है वो अप्रभावी होगा। चौथा है बीज का आकार गोल प्रभावी होता है एवं झुर्रीदार अप्रभावी होता है। तो 4 लक्षण मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, तो ये आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। इसका खा वाला क्वेश्चन देखो क्या है। न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम सूत्र सहित लिखिए। 1 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली 2 शर्करा, एक तो राइबोस शर्करा, इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5, ये राइबोस शर्करा है। दूसरा है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। देखो राइबोस शर्करा जो है ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए में पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए में पाई जाती है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले 2 शर्कराओं को मैंने आपको बता दिया। अब घा वाला देखो लैक्टिक अम्ल किण्वन के बारे में लिखिए। लैक्टिक अम्ल किण्वन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें लिख दीजिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं, मैंने बड़ा लिख दिया। ऐसा कंपलसरी नहीं है, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर वाले में आ जाए, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 नंबर वाला एक ही में आएगा, वो 2 में भी आ सकता है और 2 नंबर वाला 1 नंबर में भी आ सकता है। तो देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक अम्ल क्रिएट करके दूध को दही में बदलते हैं। आपने सुना होगा दूध को दही में बदलना। ठीक है, ये दूध की शर्करा लैक्टोज, देखिए दूध में एक शर्करा पाई जाती है लैक्टोज, उसको ये लैक्टिक एसिड में बदलता है। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो लैक्टिक अम्ल है वो दूध में हमारे एक प्रोटीन केसीन पाया जाता है, उस केसीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। ये जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, तो यही है आपका लैक्टिक अम्ल का किण्वन। इसके बारे में थोड़ा जान लिया हमने। ठीक है, अंगा नंबर देखो, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। मतलब आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइम और उसका कार्य आपको बताना है। तो देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन होगा। पहला एंजाइम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम। ठीक है, ये जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम को आणविक कैंची भी हम लोग कहते हैं। आपने सुना होगा, अगर आणविक कैंची पूछा जाता है आपको तो लिख दीजिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। देखो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम जो है ये डीएनए को खंडों में काटता है, इसीलिए इसको आणविक कैंची बोलते हैं। देखो कैंची का कार्य होता है काटना। ठीक है, तो ये डीएनए को उसके विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटता है। ठीक है, दूसरा एंजाइम है डीएनए लाइगेज। अब भैया काटने वाला है तो जोड़ने वाला भी कोई होगा। ठीक है, तो देखो ये एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है। डीएनए लाइगेज जो है इसका यूज डीएनए के खुले सिरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये 2 एंजाइम है, उनका कार्य भी मैंने बता दिया। तो ये आपका 5 नंबर यहाँ पे भी कंप्लीट। ठीक है, एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए अगले उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं भैया। 2-2 नंबर वाले यहाँ पे भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर आपको मिलेगा। ये 2-2 नंबर वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा आंसर नहीं बताऊंगा। एक क्वेश्चन और है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, इसका आंसर मैं भी बताऊंगा। बाकी के मैं क्लासेज आपको दे रहा हूं, वहां से आप इसका आंसर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, मेरा पर्पस है कि आप जाने पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार से आता है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न अभी हम देखेंगे वो किस चैप्टर से ज्यादातर आते हैं, सब कुछ अभी हम जानेंगे। टेंशन मत लो, अभी ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। तीसरे का देखो, क्रॉसिंग ओवर पर टिप्पणी कीजिए। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खा देखो डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्या है, इस शर्करा की अणु संरचना बनाइए। देखिए ये हमारे चैप्टर 4 वंशागति, चैप्टर 5 वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का क्वेश्चन है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्या होती है, इस शर्करा के अणु का संरचना आपको बनाना है। देखो अनुकूली विकिरण क्या है, इसकी किन्हीं 3 कारणों
लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनुकूली विकिरण क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खा देखो, क्राई प्रोटीन्स क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है, 2 नंबर ये भी। अंगा नंबर, ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है, 2 नंबर, ये पारितंत्र चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपका कंप्लीट। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, 3-3 नंबर वाले, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 36 नंबर के क्वेश्चन लघु उत्तरीय आते हैं। देखो 4 का आवृत बीजी में नर युग्मोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आवृत बीजी पौधों में नर युग्मक का उत्पादन कैसे होता है, ये आपका चैप्टर 1 जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खा देखो, शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करो। तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है मानव जनन, इसमें शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में भी आते हैं और 5 नंबर में भी आते हैं। का देखो, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए भैया। जो मनुष्य में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, यौन संबंधी रोग, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे इसको रोका जाए, ठीक। कहा देखो, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, 3 नंबर का। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के, 12 नंबर आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना है। देखो यहाँ पे जो हमारे चारों क्वेश्चन है, किस चैप्टर से है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर, दूसरा सेकंड चैप्टर, तीसरा हमारा है थर्ड चैप्टर और चौथा है फोर्थ चैप्टर, ठीक है। तो यानी कि स्टार्टिंग के जो 4-5 चैप्टर हैं, उनसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी तो सिर्फ 12 नंबर के हमने लघु उत्तरीय प्रश्न देखा, अभी और भी है। देखो ये डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। देखो डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है, मैंने इधर डीएनए भैया को लिखा है, इधर आरएनए को लिखा है। फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट देखिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। देखो डीएनए है, नाम इसका है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए में जो है ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। ये पहला डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, ये अंतर है। दूसरा, थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है। देखो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन पाया जाता है, ठीक है, 4 नाइट्रोजन निछार। और इसमें क्या होता है, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, मतलब इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाएगा, ठीक है, थायमिन नहीं पाया जाएगा। तो डीएनए में थायमिन पाया जाएगा, आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तीसरा देखो, अणु 2 लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। इसमें जो अणु होते हैं वो 2 लंबे कुंडलित और एक दूसरे के अणु पूरक होते हैं। मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे अभी नहीं पूरा हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से होती है ना। तो ये द्विकुंडलित होता है। देखो अणु 2 लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। इसमें क्या होता है, अणु में केवल एक ही सूत्र होता है, मतलब एक ही पाया जाएगा, जो मैंने 2 बताया था, ठीक है। चौथा देखो, ये आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और कोशिका में होने वाली क्रियाओं पर आरएनए द्वारा नियंत्रित करता है। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, जेनेटिकल मटेरियल, और कोशिका में होने वाली क्रियाओं पर आरएनए द्वारा नियंत्रण करता है। चौथा, इसमें देखिए यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। आरएनए जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में काफी ज्यादा अपना योगदान देता है। ये कुछ विषाणुओं में ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी होता है। हाँ, कुछ वायरसेस हैं जिसमें आरएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी पाया जाता है, कुछ ऐसे वायरस हैं, ठीक है। पांचवा देखो, ये केवल केंद्रक में क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है। डीएनए जो है ये केंद्रक में क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है। ये केंद्रक के केंद्रकीय द्रव्य में, केंद्रिक और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, ठीक है। 6 नंबर, द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है। इसमें रेप्लिकेशन का एक गुण पाया जाता है, अपने ही समान दूसरे डीएनए का उत्पादन ये कर देता है रेप्लिकेशन के द्वारा, द्विगुणन के द्वारा, ठीक है। इसमें देखिए द्विगुणन का गुण नहीं पाया जाता। इसका निर्माण डीएनए अणुओं के द्वारा लिप्यंतर से होता है, मतलब डीएनए अणुओं के लिप्यंतर से आरएनए का निर्माण होता है। तो मैंने आपको 6 सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताए। ये 6 डिफरेंस आपको बिल्कुल से याद होने चाहिए कि आखिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस होता है दोनों में। 6 मैंने बता दिए, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मानव एवं कपि में समानताएं और असमानताएं लिखिए। जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर, और देखिए इसके बाद पुनर्योगज प्रोटीन पर टिप्पणी कीजिए। कहा है घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव का महत्व लिखिए। मतलब हमारे घरेलू उत्पादन में या औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव किस प्रकार उपयोगी है। ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर का क्वेश्चन है।
तो इसमें भी हमने देखा कि जो दो क्वेश्चन है ये हमारे स्टार्टिंग के 7 चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा सा अपनी तरफ से कि जो स्टार्टिंग के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 6 क्वेश्चन, वो आपके आएंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक, सबसे ज्यादा ऐसा चांसेस है, ठीक है। और जो उसके बाद के क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर 7 8 से लेकर चैप्टर 13 तक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो अब ये हमारा 3-3 नंबर का 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी हो गया, 12 नंबर यहाँ भी कंप्लीट, लेकिन अभी सिर्फ 24 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न हुआ है। अब फिर से 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। देखो ध्यान से, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता का वर्णन करो, 3 नंबर का। खा देखो, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं, 3 नंबर। ये सब आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम चैप्टर का क्वेश्चन है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, ये चैप्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके बारे में पढ़ना है। देखो सहोपकारिता, जिसको हम परस्परता कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना। वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। तो आपका यहाँ पे भी 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 3-3 नंबर के भैया, 12 नंबर यहाँ पे भी। तो हमने देखा कि 12 नंबर मिलाकर 36 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसका मतलब अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सबसे ज्यादा नंबर के 50% से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन जो है वो लघु उत्तरीय आते हैं। तो 3-3 नंबर वाले पर विशेष आपको ध्यान देना है। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न है टोटल 4 नंबर के आते हैं, तो आप क्या कीजिए, चैप्टर उठाइए, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, पूरा जितना बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको एक नजर अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। 4 नंबर का ही आता है, लेकिन 3-3 नंबर वाले जितने क्वेश्चंस हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर। ये टोटल 15 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में दिए जाएंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजीय पौधों में मादा युग्मोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन करो। पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है। भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, ये जो क्वेश्चन है ये उसी चैप्टर का है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो ये आपका हो गया, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। देखिए इनके इसमें संक्रामक एवं असंक्रामक रोग, अमीबिया पेचिस हो गया, मलेरिया के का जो रोगजनक है उसके बारे में हो गया। तो ये सारे टॉपिक हमारे मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, और इसके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस 99% होते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया गया, अथवा जो लगा है ये भी क्वेश्चन इसी चैप्टर का है। देखो निम्न पर टिप्पणी कीजिए, डेंगू बुखार, फाइलेरियासिस, ठीक है। तो दोनों में से आपको जो भी पता आप कर सकते हैं। वैसे दोनों क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर जो आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर, ये दोनों क्वेश्चन उसी से लाए गए हैं, ठीक है, उसी से इंक्लूड हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन हमारा पारिस्थितिक तंत्र चैप्टर का जो हमारा है, ठीक है, इस चैप्टर से है, पारितंत्र से। देखो पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन करो, 5 नंबर। पारितंत्र चैप्टर का क्वेश्चन, अथवा लगा है, नहीं पता तो दूसरा करो, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन करो। तो मैंने देखा कि जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो हमारे चैप्टर 1 और जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर और जो पारितंत्र चैप्टर, इससे पूछा गया है। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोगों को मैंने एक क्लास प्रोवाइड करा था बायोलॉजी में, पूरे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक का एक क्लास था, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, उसको बिना देखे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लास आज का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताए। तो यहाँ पे आपकी 5-5 नंबर वाले 15 नंबर के क्वेश्चंस हो गए। तो हमने देखा कि जो हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार से आता है। मैंने बताया कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आधा तो आपके चैप्टर 1 से 7 तक आएंगे, मतलब सेम प्रोसेस है, आधा आधा आएगा, और ज्यादातर आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 8 के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, टोटल 5 नंबर का निश्चित उत्तरीय प्रश्न था, ठीक है, 10 नंबर का आपका था अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में 12 नंबर यानी कि 36 नंबर, 12 + 12 + 12 36 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न था, और 15 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। टोटल जोड़िए कितना हुआ, 12 12 12 36 हो गया, 36 और 4 40 45 और 10 55 और 15 670 नंबर का आपका पूरा पेपर यहाँ पे फिनिश होगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने इसमें
उसने बताया, जिसका सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया है, उसको मैं अलग से क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं आपके लिए क्लासेस लाता रहूंगा जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते, ठीक है। बाकी आप लोग 3-3 नंबर वाले पर विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं पहले से ही कह रहा हूँ, और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस मैं भी आपको बताऊंगा, टेंशन फ्री रहिए। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।